ये है बिहार। ये आबादी के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन जब बात डेवलपमेंट की होती है तो बिहार आज भी सबसे पीछे नज़र आता है। गरीबी, बेरोजगारी, माइग्रेशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इनकी बात करें तो आज भी ये इलाका इन सब चीज़ों से महरूम है। यहाँ जो है गरीब लोग रहते हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का कोई सुविधा नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन जो होता है स्कूल नहीं है। यहीं मर जाएगा, कोई साधन नहीं है हमको जाने के लिए। किधर से रोड है, ना पुल है, ना घाट है, दोनों तरफ तो लद्दी है, बीच में हम घर हैं ना। ये इलाका जो है बीमार इलाका है, पानी की खराबी है, फिजा में रतूबत है, यहाँ पर अभी यूरेनियम पाया गया है पानी में, कैंसर के पेशेंट हैं। तो एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इस एरिया में, तो लोग अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। दर्जनों के घर उजड़ जाते हैं, ज़मीनें कम से कम सैकड़ों एकड़ ज़मीनें नदी में चली जाती हैं। कई पंचायत के कई बूथों को मैंने देखा, एक एक बूथ से 150-150 लोगों को हटाया गया है। अगर हमारा बच्चे अगर यदि पढ़ने जाते हैं तो बच्चे को अगर कहीं नदी में गिर जाएगा तो हमारा बच्चे का क्या हालत होगा। सरकार ये कह रही है कि हम बिहार में बहार है, हम ये कह रहे हैं कि सीमांचल में बाढ़ है। और इन हालातों के बीच एक और कहानी है जो और भी ज़्यादा अनदेखी की जाती है, बिहार के मुसलमानों की कहानी। और अब जब चुनाव बिल्कुल सामने हैं तो ये सवाल भी उठाना ज़रूरी है कि इस बार का डेवलपमेंट एजेंडा क्या है और इस डेवलपमेंट एजेंडा में मुसलमानों की जगह क्या है। क्या इन लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है या अब भी इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जाता है। तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुसलमान बिहार में अभी भी आबादी से ज़्यादा पिछड़े हैं और स्पेशली सीमांचल जैसे उन इलाकों में जहाँ पे गुर्बत पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। और देखेंगे कि कैसे राजनीतिक पार्टियां और सरकारें दोनों ही मुसलमानों को लगातार नज़रअंदाज करती रही हैं। सबसे पहले बिहार की मुस्लिम आबादी पर नज़र डालते हैं। बिहार की कुल आबादी करीब 10 करोड़ 40 लाख है। इसमें से 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, यानी हर छठा शख्स यहाँ मुसलमान है। इस हिसाब से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला स्टेट बनता है। अब ज़रा इस नक्शे को देखिए, मुसलमान पूरे बिहार में फैले हुए हैं। राज्य के 38 ज़िलों में से 12 ज़िलों में मुस्लिम आबादी 10% से कम है। ये ज़्यादातर साउथ बिहार में है। 19 ज़िलों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 10% से 20% के बीच में है। इनमें से 6 ज़िले साउथ बिहार में हैं और 13 नॉर्थ में। 7 ज़िलों में मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है और ये सारे ज़िले नॉर्थ बिहार में हैं। अब ज़रा सीमांचल की तरफ आएँ। बिहार के इस पूर्वी इलाके में 4 ज़िले ऐसे हैं जहां मुसलमान 35% से ज़्यादा हैं। इनमें किशनगंज सबसे ख़ास है, जहां मुसलमान 68% आबादी के साथ मेजॉरिटी में हैं। इस नक्शे से एक बात साफ होती है कि बिहार के ज़्यादातर मुसलमान नॉर्थ बिहार और सीमांचल के इलाकों में रहते हैं। एक और अहम बात ये भी है कि बिहार के सिर्फ 15% मुसलमान शहरी इलाकों में रहते हैं, यानी ज़्यादातर लोग गाँव, कस्बों और छोटे इलाकों में रहते हैं, जहां अक्सर बुनियादी सहूलतें भी ठीक से नहीं पहुंचती। अब बात करते हैं बिहार में मुसलमानों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां से असल हालात साफ नज़र आते हैं। शुरुआत करते हैं एजुकेशन से, जो किसी भी कम्युनिटी की तरक्की की बुनियाद होती है। 2011 के सेंसस के मुताबिक बिहार में मुसलमानों का लिटरेसी रेट सिर्फ 56.3% है, जबकि पूरे बिहार का लिटरेसी रेट 61.8% और देश का 74% है। अगर हम 15 से 29 साल के उम्र के नौजवानों की बात करें तो 38.1% मुस्लिम यूथ अब भी इलिटरेट हैं, जबकि बिहार की आम आबादी में ये आंकड़ा 31.7 यानी 31.7% है। और अगर 12वीं पास होना नौकरी के लिए ज़रूरी माने तो सिर्फ 8.8% मुस्लिम यूथ ही 12वीं तक पढ़ पाते हैं, जबकि बाकी आबादी में ये आंकड़ा करीब 15% है। सबसे ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि हर 4 में से 1 मुस्लिम बच्चा 10वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देता है।
मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आखिर तालीम की इतनी खराब हालत की वजह क्या है? आइए यही सवाल पूछते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ जो है गरीब लोग रहते हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का कोई सुविधा नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन जो होता है स्कूल नहीं है। स्कूल है नहीं, पर पुल नहीं है, नदी में कोई साधन नहीं है, रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं है। आप भेजेंगे, मानंदा है, कहीं बच्चा और बदमाशी कर देगा तो हमारा बच्चा ही खत्म हो जाएगा। अगर हमारा बच्चे अगर यदि पढ़ने जाते हैं तो बच्चे को अगर कहीं नदी में गिर जाएगा तो हमारा बच्चे का क्या हालत होगा? दिक्कत क्या है कि आना जाना, अब देखो इस पार का बच्चा उस पार कैसे जाएगा? जब फ्लड हो जाएगा, पानी दोनों तरफ से है, तो बच्चा जाएगा कैसे? लेकिन हम तो कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हमारा पुल चाहिए और स्कूल चाहिए। अगर पुल बन जाता है यहाँ पे तो फिर तो बच्चा सुविधा के साथ जा सकता है। एजुकेशन से ही जुड़ा मसला है रोजगार का, खासकर सरकारी नौकरियों का। फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स, सरकारी पद, हकीकत में ये मुसलमानों के लिए नाम मात्र हैं। बिहार में मुसलमान आबादी का 17% है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 7% के करीब है। ज़्यादातर मुसलमान मेहनत वाले काम करते हैं, मगर उनकी मेहनत को ना इज्जत मिलती है ना सही मजदूरी। यहाँ रोजगार कुछ नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री बनता इस इलाके में, देखिए कितना खुला इलाका है, फैक्ट्री बन सकता है। अगर पार्टी बनाना चाहे फैक्ट्री बन सकता है, खुला ज़मीन है। जैसे पंजाब की तरफ खुला ज़मीन है, हरियाणा की तरफ खुला ज़मीन है, यहाँ बहुत सारा फैक्ट्री बन सकता है, ज़मीन भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं गरीबी की। बिहार के मुसलमानों की आमदनी बेहद कम है। गाँव में एक मुस्लिम परिवार की औसत महीने की आमदनी है सिर्फ 2630 और शहरों में 3640 के करीब। ज़रा सोचिए, इतनी कम आमदनी में एक पूरा परिवार कैसे चलता होगा? बिहार के मुसलमानों में कुल फर्टिलिटी रेट है 3.6, यानी एक घर में औसतन 5 से 6 लोग रहते हैं। तो सवाल है, क्या इतनी कम आमदनी में एक परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान मैसर है? क्या हर रोज़ एक वक्त की सही और न्यूट्रिशियस थाली भी नसीब होती है? और इस तंगी पर भारी पड़ता है कर्ज। गांव में 41.5% और शहरों में 24.9% मुस्लिम परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। औसतन 16,380 का कर्ज गांव के एक कर्जदार परिवार पर है, जो उनकी सालाना आमदनी का 57% है। शहरों में ये आंकड़ा 20,040 यानी आमदनी का 56%। सरकार गरीबी हटाने की कई योजनाएं चलाती है, मगर क्या ये योजनाएं मुसलमानों तक पहुंचती भी हैं? ज़रा वीडियो को रोकिए और स्क्रीन पर दिख रहे टेबल को ध्यान से देखिए। साफ दिखेगा कि इंदिरा आवास योजना और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को छोड़कर बाकी ज़्यादातर योजनाओं का फ़ायदा मुसलमानों तक पहुंचा ही नहीं। और इन दोनों योजनाओं से भी केवल 4 से 5% ग्रामीण मुस्लिम परिवारों को ही कुछ राहत मिली है। इन आंकड़ों को सिर्फ आंकड़े मत समझिए, ये जिंदगियां हैं जो गरीबी, इनफॉर्मल सेक्टर और रोजगार और सरकारी बेरुखी में फंसी हुई हैं। अब बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकारें जब डेवलपमेंट की बातें करती हैं तो उसका मतलब क्या होता है? पक्की सड़कें, साफ पीने का पानी, ऐसा घर जिसकी छत बारिश में टपके नहीं, शौचालय और बिजली, यानी वो बेसिक फैसिलिटीज जो हर नागरिक का हक है। लेकिन बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ये बेसिक फैसिलिटीज भी अब तक एक सपना बनी हुई हैं। मैं इस वक्त सीमांचल के सबसे पिछड़े इलाकों में से हूँ, चिल्हनिया गांव मुस्लिम टोला में, वार्ड नंबर 9। रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि चारों तरफ नदी है और हर साल बाढ़ में ये पूरा इलाका डूब जाता है। जिस तरह के और भी अलग इलाके हमने देखे, वहाँ पे भी यही हाल है। अब आप सोचिए, इस लेवल का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग की कमी, हेल्थ फैसिलिटीज़ के एब्सेंस में यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगियाँ बिता रहे होंगे? यहीं मर जाएगा। कोई साधन नहीं है हमको जाने के लिए, किधर से रोड है, ना पुल है, ना घाट है, दोनों तरफ तो लदी है, बीच में हम घर है ना। अब मेरा भी डिलीवरी, 2 बच्चा यहाँ मर गया था। बिजली और साफ पानी की हालत भी कुछ अलग नहीं है। कई इलाकों में या तो सप्लाई है ही नहीं, या फिर गंदा पानी और घंटों की कटौती आम बात है। रहने की हालत का अंदाज़ा लगाना हो तो ये जान लीजिए कि करीब 80% अब भी अधपक्के या कच्चे घरों में रहते हैं।
यानी एक तरफ सरकारें डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और बुलेट ट्रेन की बात करती हैं और दूसरी तरफ सीमांचल जैसे इलाके आज भी टूटी सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के कंपैरिजन में ज़्यादा मुस्लिम घरों में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 71.1% मुस्लिम घरों में ही शौचालय है, जबकि पूरे भारत में मुसलमानों का एवरेज 90.3% है। यानी बिहार में मुसलमान बाकियों से बेहतर ज़रूर हैं, मगर अब भी बहुत पीछे हैं। रोज़गार की कमी और सामाजिक आर्थिक हालात का सीधा असर लोगों की ज़िंदगी और सेहत पर पड़ता है। देश के स्तर पर देखें तो शुरुआती उम्र में मुस्लिम बच्चों का मोर्टेलिटी रेट हिंदू बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, लेकिन बिहार में तस्वीर उल्टी है। यहाँ मुस्लिम बच्चों का मोर्टेलिटी रेट हिंदू बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। आखिर नेशनल लेवल पर मुस्लिम कम्युनिटी जिन हेल्थ इंडिकेटर्स में हिंदू कम्युनिटी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करती है, बिहार में वही इंडिकेटर्स में ज़्यादा कमज़ोर क्यों दिखती है? क्योंकि ये एजुकेशन, इकोनॉमी और सरकारी सेवाओं तक पहुंच से जुड़ा होता है और इन सब इंडिकेटर्स पर बिहार के मुसलमान लगातार पिछड़े रहे हैं। और इन तमाम आंकड़ों से एक सच्चाई बहुत साफ होकर सामने आती है कि बिहार के मुसलमान जो इस राज्य की तहजीब, समाज और इकोनॉमी का अहम हिस्सा हैं, उन्हें तरक्की के सफ़र से लगभग बाहर ही रखा गया है। और इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए फिर से आपको लिए चलते हैं बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल की तरफ। सीमांचल बिहार का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे ज़िले आते हैं। यहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज में तो ये लगभग 70% तक हैं। सीमांचल में ख़ास तौर से 3 बिरादरी के लोग रहते हैं। किशनगंज ज़िला के अंदर अगर आप देखें तो सुरजापुरी एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है मुसलमान का, एक शेरशाबादी है। और अगर अररिया थोड़ा आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे एक कुलैया बिरादरी मिलेंगे आपको, सुरजापुरी भी मिलेंगे। इस इलाके की ज्योग्राफी भी बेहद अहम है। सीमांचल नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है, लेकिन इसी वजह से अक्सर इस पूरे एरिया को सस्पिशन की नज़र से देखा जाता है और यहाँ के मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर बदनाम किया जाता है। ये आरोप सिर्फ टीवी डिबेट्स या व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी चुनावों में ऐसी बातें कह चुके हैं। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। अभी हाल ही में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत वोटर लिस्ट की समीक्षा शुरू हुई, तब फिर से ये झूठ फैलाया गया कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी तादाद में लोग आकर वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। हमें 3 महीने तक बताया गया कि बिहार में SIR करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सीमांचल के जिलों में जो बांग्लादेश के नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक है वहाँ से बांग्लादेश, वहाँ से पता नहीं लाखों करोड़ों घुसपैठिए आए हुए हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या से। पूरे महीने चुनाव आयोग डेली बुलेटिन देता था, इतने फॉर्म आए, इतने डेड, इतने एब्सेंट, इतने माइग्रेटेड, इतने ट्रांसफर्ड, ये वो। आपने एक भी आंकड़ा कभी विदेशी का सुना? एक भी विदेशी की रिपोर्टिंग पूरे जुलाई के महीने में नहीं। साथ ही कुछ मीडिया और नेताओं ने कहा कि सीमांचल में आधार कार्ड ज़रूरत से ज़्यादा बन गए हैं और इससे घुसपैठ साबित होती है। अब आप कहेंगे कि सीमांचल का ही 4 जिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं और चारों जिले में 120% से अधिक आधार कार्ड बने। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस देश में विदेशियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चला रही है, घुसपैठियों के खिलाफ तो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं अभियान चला रहे हैं। सो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी ने बिहार में कितने लोगों पे ऑब्जेक्ट किया कि वो विदेशी हैं? 0। मगर सच ये है कि आधार कार्ड से जुड़ी ऐसी गड़बड़ियां बिहार के कई दूसरे ज़िलों में भी हैं जहां मुसलमान बहुत कम हैं, लेकिन वहां ना कोई सवाल उठता है ना कोई शक करता है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए तो उनको लगा कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं। मैं तो मुंह खोल के कहता हूँ, और ये बेईमान लोग सुन लें कि मेरे बाप दादा ही थे जो भारत को 2 टुकड़ा होने से बचाया हमने, वरना आसाम कट जाता अगर करवट बदल लेता सीमांचल। हम इस देश के वफादार हैं और हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है।
ये सिर्फ शक या साजिश की कहानी नहीं है, ये एक सोच समझकर की गई नज़रअंदाजी की कहानी है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पूरी कम्युनिटी को सिस्टमैटिकली इनविजिबलाइज किया जा रहा है। जैसे कि इसी SIR प्रक्रिया में सीमांचल से कई लाख वोट डिलीट कर दिए गए। मैं खुद कई प्रखंडों में काम किया, जैसे अमौर में मैं काम कर रहा हूँ। अमौर विधानसभा में लगभग 45,000 लोगों को हटा दिया गया, जिसमें मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं कई पंचायत के कई बूथों को मैंने देखा, एक एक बूथ से 150-150 लोगों को हटाया गया है। ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन ने कि जो मतदाता भी अपना फॉर्म भरेंगे उनको एक रसीद दी जाएगी, है ना, वो कहीं नहीं दिया गया। तो ये दगाबाजी लोगों के साथ क्यों हो रही है? पूरे सीमांचल में किशनगंज जिला में सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है, वो मारवाड़ी कॉलेज के नाम से, और किसी ब्लॉक में कोई कॉलेज नहीं। या तो पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, या मारवाड़ी कॉलेज जो एफिलेटेड है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। उस एरिया में आप मांग रहे हैं कि आप डिग्री दिखाओ, डिग्री कहाँ से लाएंगे? बिहार में 14% लोगों के पास ही स्कूल सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट्स हैं और 2% के पास ही पासपोर्ट है। अगर ले देकर आप देखेंगे कि 30-35% लोगों के पास वैध कागजात हैं, बाकी लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। और उस पर भी 87 से पहले का मांगा है बैंक अकाउंट। तो जाहिर है जो बच्चे थे उसको तो बना नहीं सके हैं। हर एक ब्लॉक में RTPS हो या CO हो, RO हो, सारे अधिकारियों को आपने मना कर रखा है कि अभी आप कोई भी मत करिए। आपने टारगेट दिया है कि एक दिन में 6-7 एक पंचायत के 6-7 सर्टिफिकेट आप इशू कराइए। ये कंप्लेंट लोगों के आ रहे हैं हमारे पास। अगर एक दिन में 6 सर्टिफिकेट बनेंगे तो कितने साल लगेंगे? कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट देने में विफल होंगे, नाकाम होंगे। उसके बाद क्या होगा? सरकार सवाल करेगी कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ना कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, देन आप यहाँ के हो ही नहीं। सीमांचल बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ की सड़कें, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज़ और घर, सबकी हालत बेहद ख़राब है, जैसे आप अभी भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। आबादी है लेकिन तालीमी इदारे नहीं हैं खातिर खा। दूसरा मामला है कि ये इलाका जो है बीमार इलाका है, पानी की खराबी है, फ़िज़ा में रतूबत है, यहाँ पर अभी यूरेनियम पाया गया है पानी में, कैंसर के पेशेंट हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आर्सेनिक की तादाद ज़्यादा है, पानी में आयरन ज़्यादा है। इसके ऊपर से हर साल आने वाली बाढ़ ज़मीन, घर, फसलें और ज़िंदगियाँ सब बहा ले जाती हैं। आप यहाँ से देखिए, लगभग 4 किलोमीटर जो नदी इधर से निकली है, ये कम से कम 2000 एकड़ जमीन नदी में चली गई। इनका कोई मुआवजा नहीं। एक बड़ा मसला है फ्लड का है। रेगुलर यहाँ पर हर साल फ्लड आता है और हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन विलीन हो जाती है। और आज तक गंगा और यमुना के किनारे लोग इतनी तबाही नहीं होती है जितना हमारा महानंदा, डोंक, मेची, कनकई और बकड़ा और परमान के किनारों में तबाही होती है। इससे पहले कि ये कंडीशन क्यों ही आती है कि हर साल के लोग इससे जूझते हैं? देखिए, सरकार ये कहती है कि अगर आपका घर से 25 मीटर दूर में हो तब हम नदी को बांधेंगे। अब ये बताइए, नदी जब उफान पे होगी और 25 मीटर यहाँ से आपकी गाड़ी है, इतनी दूरी पर आप नदी को रोक सकते हैं? उस समय क्या करते हैं, 10 बांस काट लिया, 10 बैम्बू काट लिए और उसमें कुछ थोड़ा सा बोरा में बालू भर के डाल दिया और रुकना ही नहीं है। ये नदी की जो धार, जो स्पीड होती है, ये एक दिन में 25 से 30 एकड़ जमीन को काट के अपने गोद में समा लेते हैं। नेपाल की तराई में होने वाली बारिश, इन तमाम तर दर्जनों नदियों का पानी, ये इन नदियों में मिलकर पूरे इलाकों को तबाह कर रहा है। जैसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कॉलोनी बस्ती गोगड़िया है, वहाँ लगभग पूरा गांव कट के नदी में गिर गया और जो मस्जिद थी वो नदी में गिर गई। सरकार ये कह रही है कि हम बिहार में बाहर है, हम ये कह रहे हैं कि सीमांचल में बाढ़ है। यहाँ माइग्रेशन मजबूरी है, चॉइस नहीं। यहाँ के लोग जो कि बेसिकली माइग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ का जो रोज़गार है खेती पे डिपेंडेंट है और खेती यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन खेती कर लेते हैं, लेकिन बाढ़ की जब समस्या आती है तो बाढ़ में जो है कि पूरी फसल तबाह व बर्बाद हो जाती है। आप जब हमारे गांव में जाएंगे आप, तो आपको दिखेगा कि किसी भी परिवार में मर्द नहीं मिलेंगे आपको, औरतें मिलेंगी और औरतें घर संभालती हैं। मर्द बेचारे पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, हरियाणा, चंडीगढ़ के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। जो नौजवान, जो अकलियत नौजवान बमुश्किल पढ़ लिख लेते हैं किसी तरीके से 10-12 तक, उनको भी जो है कि नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, यहाँ पर जो कि कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह ना होना, इसकी बड़ी वजह है। इसीलिए जो है कि यहाँ के नौजवान भी जो है कि बाहर प्लान करते हैं कमाने के लिए।
ग्रामीण बिहार में हर 3 में से 2 घरों का कोई न कोई सदस्य रोजगार के लिए बाहर जाता है। शहरों में भी हर 4 में से 1 परिवार माइग्रेशन पर निर्भर है। जो जिनकी उम्र हो गई वो खेती बाड़ी करते हैं, और जो अभी नौजवान हैं उनके लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात खुला हुआ है। वो टाइल्स का काम करते हैं या घर बनाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर जाकर के सिलाई का काम मजदूरी करते हैं लुधियाना में जाकर के। कुछ लोग ज़्यादातर घर बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग पंजाब में जाकर के खेती करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये चारों ज़िले जो सीमांचल का हिस्सा हैं, बिहार में सबसे गरीब ज़िलों में गिने जाते हैं। ये इलाका हमेशा से इतना पिछड़ा नहीं था। मैं आज से करीब जो है 100 साल पहले इस इलाके के लोग जो है, ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव में ढूंढते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से केरला जा रहे हैं, वहाँ बाढ़ आ रही है तो वहाँ पे मदद करने के लिए यहाँ से लोग उठ के जाते थे और वहाँ पैसे बांट रहे हैं। आज के हालात देखकर यकीन नहीं होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की वो खबर सच हो सकती है। अब बात करते हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, इसमें एजुकेशन की कमी, बीमारियों का इलाज न मिलना, पीने का साफ पानी, बिजली, शौचालय, पक्का घर, ये सब शामिल हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब ज़िंदगी की कई बुनियादी ज़रूरतें एक साथ पूरी ना हो तो उसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की हालत सीमांचल में बाकी बिहार से भी बदतर है। NFHS 2019-21 के अनुसार गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी और बच्चों के इम्यूनाइजेशन जैसे ज़रूरी हेल्थ इंडिकेटर्स सीमांचल के ज़िलों में सबसे नीचे हैं। तालीम से भी पहले जो बुनियादी सुविधा की ज़रूरत होती है वो होती है हेल्थ की, तो यहाँ पे उसकी क्या व्यवस्था है? आप कोई किस्म का भी व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम लोगों को किशनगंज जाने के लिए अगर हम लोग मेन रोड होता हुआ जाएंगे तो यहाँ से 85 किलोमीटर घूमकर किशनगंज जाना होता है। इतना में जो पेशेंट है डेथ कर जाता है। 2 भी बच्चा यहाँ मर गया था इलाज के लिए। आपको क्या 2 बेटा, हमारा 5 बेटा रहता, 1 बेटी, लेकिन मेरा बच्चा, हम लद्दी नहीं टपने से, कश्ती नहीं टपने से मेरा बच्चा घर में भी मर गया। अब यहाँ से अगर एक बंदा को हॉस्पिटल जाना पड़े तो इसको ब्लॉक का हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब ठाकुरगंज जाना पड़ेगा। यहाँ से 35 किलोमीटर, और अगर जिला जाना पड़ेगा तो 82 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। तो एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इस एरिया में, तो लोग अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। एक माँ आज करीब 1 साल या 1.5 साल पहले हम लोग उसको ले जा रहे थे, ले जाते नाव लेट कर गया, हम लोग नदी नहीं पार कर पाए और वो माँ अपने बालों में बच्चा पैदा कर दी। इतने सब के बावजूद सीमांचल अब तक किसी भी तरक्की के नक्शे में शामिल नहीं है। ना मीडिया में इसके मसले आते हैं, ना पॉलिसीज़ में इसकी चर्चा होती है। इसको याद किया जाता है तो सिर्फ चुनाव के वक्त। कौन से उसकी पार्टी की MLA MP? यहाँ महागठबंधन RJD का MLA है और कुछ दिनों पहले 1.5 साल तक उनकी यहाँ पर हुकूमत रही है। उनसे पहले JDU के MLA रहे हैं। लेकिन ये तमाम पार्टीज़ MIM को अगर छोड़ दें तो ये 3 पार्टी एक लंबे अरसे से यहाँ पे रही हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है इन्हीं को ही लोगों ने अपना वोट और भरोसा दिया है, लेकिन बदले में जो है इनको सिर्फ वादे ही मिले हैं। ये यहाँ से चुनाव जीत के जाते नहीं गरीब लोगों का वोट लेके। इनका कहने का मतलब है पार्टियां टिकट देती है तो हम चुनाव जीतते हैं, गरीबों के मसाइल पर किसी को ध्यान नहीं देना। सीमांचल की डेवलपमेंट के ताल्लुक से हर इलेक्शन से पहले एक मुद्दा बनता है कि सीमांचल में को बेहतर बनाएंगे, यहाँ पे एजुकेशन के मौके खोलेंगे, यहाँ पे नौकरियों के मौके खोलेंगे। लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी सीमांचल की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दीगर इलाकों में जो है मजदूरी के लिए जाती है। AIMIM जैसी मुस्लिम पार्टियां हों या RJD, कांग्रेस, CPIM जैसी सेक्युलर पार्टियां, सब नाकाम रही हैं। बुरी तरह से फंसा हुआ है। कांग्रेस को देने के बाद भी फंसा हुआ है, MIM को देता तब भी फंसा हुआ है। तो कहीं के नहीं है हम लोग। किस पार्टी को जीता? जिसके ऊपर बिलीव करते हैं। नीतीश कुमार का पार्टी को भी वोट दिए। हमने आंकड़े देखे, फैक्ट्स पर नज़र डाली। एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक, पॉवर्टी से लेकर पॉलिसी इंटरवेंशन में की गई नज़रअंदाजी तक, सब जगह एक ही पैटर्न नज़र आता है।
सवाल ये है कि मुसलमान खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में डेवलपमेंट के एजेंडा से इतने दूर क्यों हैं? एक बात साफ है, इसकी सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी। पॉलिटिक्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है सभी कास्ट, कम्युनिटीज, सेक्शन, रीजन के लिए। बिहार की आबादी में मुसलमान करीब 17% हैं, लेकिन मौजूदा विधानसभा में उनके पास सिर्फ 7.8% सीटें हैं, यानी कुल 19 सीटें। जबकि बराबर हिस्सेदारी होती तो ये तादाद 41 के आसपास होनी चाहिए थी। आइए देखते हैं कि बिहार में मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल रहा है। 1952 से लेकर अब तक बिहार में 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें कुल 5079 विधायक चुने गए, जिनमें से सिर्फ 380 मुस्लिम थे, यानी करीब 7.5% रिप्रेजेंटेशन, जबकि आबादी में हिस्सा 17% है। अगर आबादी के हिसाब से बराबर का रिप्रेजेंटेशन होता तो 714 मुस्लिम विधायक बनने चाहिए थे, यानी 334 की भारी कमी। ये 46.8% का डेप्रिवेशन है। और ये हाल तब है जब बिहार में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुसलमान वोटर 50% से ज़्यादा हैं। तो फिर मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है? मेरा यह मानना है कि ये जो पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे लेकर के जाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो या और कोई पार्टी हो, ये जब भी सामाजिक न्याय देने की बात आती है तो ये मुसलमानों को साथ लेकर के चलने की ये कभी कोशिश नहीं करते हैं। फिर से आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। आरजेडी को लीजिए, जो MY मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है। 2015 में आरजेडी ने यादव समुदाय को 48 टिकट दिए, जिसकी आबादी करीब 14% है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 16। 2020 में यादव कम्युनिटी को टिकट बढ़ाकर 58 कर दिए गए, मुसलमानों को बस 17। वहीं कांग्रेस ने 2015 में सिर्फ 10 और 2020 में सिर्फ 12 मुसलमानों को ही टिकट दिए। जेडीयू की बात करें तो 2015 में 7 और 2020 में 11 मुसलमानों को टिकट दिए गए। मुसलमानों की आबादी बिहार में लगभग 18% है, वहाँ पे सीटें 243 हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 42-43 टिकट मुसलमान डिजर्व करते हैं। जब वो पार्टियां जो खुद को मुसलमानों की हमदर्द कहती हैं वो भी बराबर टिकट नहीं देती, तो फिर मुसलमान विधानसभा कैसे पहुंचेंगे? मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है, मगर रिप्रेजेंटेशन देने की बात आए तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वीआईपी के 15 या 16 लोगों के टिकट का लिस्ट आपने देखा, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अब बात रही कांग्रेस और आरजेडी की। कांग्रेस का आप देखिए, उन्होंने लगभग 7 या 8 मुसलमानों को टिकट दी है। आरजेडी ने 18% आबादी मुसलमानों की हैं, उनको सिर्फ 18 टिकट दिया है। और वहाँ पे यादवों की आबादी जो है वो लगभग 14% है, उनको 53 टिकट दिया गया है। और 2014 के बाद से तो पूरे देश में बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम वोटर के कंधों पर डाल दी गई है, जबकि मुसलमान लगातार सेक्युलर पार्टीज को वोट देते आए हैं। इसके बावजूद सेक्युलर पार्टियां हार का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाती हैं और बीजेपी उन्हें अपीजमेंट का जिम्मेदार ठहराती हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम। हकीकत ये है कि मुसलमान दोनों तरफ से पिस रहे हैं। पार्टीज को वोट तो चाहिए, मगर रिप्रेजेंटेशन नहीं। जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, एम्प्लॉयमेंट से लेकर सरकारी नौकरियों तक, पॉलिसी से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर जगह एक ही कहानी है। बिहार के मुसलमान, खासकर सीमांचल के, नज़रों से ओझल हैं, पॉलिसीज से बाहर हैं और पॉलिटिक्स में बेआवाज़ हैं। हमको जो है इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट करो, हमको कॉमन सिटीजन की तरह ट्रीट करो। हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुसलमानों को। मुसलमानों को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको उनका शेयर चाहिए।